गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के अपन इस वीडियो में बात करेंगे टेंस एंड एस्पेक्ट्स। फॉर्म्स, विभिन्न प्रकार के अपन ने वर्ब्स के बारे में बात की थी। डू वर्ब्स, बी वर्ब्स, हैव वर्ब्स और उनके जो विभिन्न प्रकार के यूसेज है उन पर बात की थी। आज अपन बात करते हैं टेंस और एस्पेक्ट्स। ये देखिएगा कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट होता है चैप्टर आपके। एक तो स्पेशली करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसको जानने के लिए ये पढ़ना बहुत आवश्यक है। और इसके साथ साथ जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो कॉनकॉर्ड चैप्टर अपन पढ़ते हैं उसका भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा यूज हो सकता है, क्योंकि अपन यहाँ पे सब्जेक्ट और इसके हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का सब्जेक्ट के साथ में यूसेज पढ़ेंगे तो इसमें ये भी आपके अध्ययन हो जाएगा। इसके साथ साथ जो कॉमन एरर्स वाला क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पर भी ये आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर वर्ब संबंधी जो एरर्स दे रखी होती है उनको आप जो है कैसे आइडेंटिफाई करें और अपनी गलती जो है चुनें। तो ध्यान रखें, यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से रिलेटेड बात करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जिसमें यूज होता ही है, और कॉमन एरर्स के संदर्भ में जो है ये चैप्टर अपने इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं टेंस कितने होते हैं और उनको अपन किस आधार पर जो है पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। ये सारी बातें पहले बेसिकली जानना जरूरी है। देखिएगा, एक्चुअली अपन बात करें तो टेंस जो हैं वो दो होते हैं। पहला है आपके द पास्ट और दूसरा है आपके द प्रेजेंट। देखिएगा, ये अपन ने बात की थी जो यूज ऑफ वर्ब्स है, डू वर्ब्स की बात की, बी वर्ब्स की बात की, हैव वर्ब्स की बात की, है ना। क्योंकि ऑक्सिलरीज को अपन जब प्राइमरी और मॉडल्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी जो है आपके टेंस और एस्पेक्ट्स में हेल्प करती है और मॉडल्स जो है आपके मूड शो करती हैं। तो यहाँ पर अपन ने ये समझा था कि एक्चुअली अगर हम बात करें तो टेंस दो ही होते हैं, और पहला जो होता है वो पास्ट होता है, ना कि प्रेजेंट होता है। पहला पास्ट होता है और दूसरा प्रेजेंट होता है। और अध्ययन के तौर पर अपन तीसरा जो टेंस जिसके बारे में भी अपन बात करते हैं, द फ्यूचर। ठीक है, अब देखिएगा, जो तीन टेंस अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो तीन टेंस के साथ में अपन को बात कर लेनी चाहिए कि इनके एस्पेक्ट्स कितने होते हैं जो प्रत्येक टेंस है। ठीक है, अब देखो, पास्ट को अतीत के बारे में जानना अतीत के बारे में जानने के लिए आवश्यक है इसका अध्ययन। वर्तमान की स्थिति में संदर्भ में प्रेजेंट, और व्हाट टू बी एक्सपेक्टेड, क्या अपेक्षा हम कर सकते हैं, या जो कमिंग टाइम है उसके बारे में बात करने के लिए अपन को फ्यूचर के बारे में जानना भी आवश्यक है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टेंसेस की बात करें तो तीन होते हैं, द पास्ट, द प्रेजेंट, द फ्यूचर, और यही इनका सीक्वेंस होता है। अगर अपन एस्पेक्ट्स की बात करें तो देखिए, पास्ट के भी चार एस्पेक्ट्स होते हैं, प्रेजेंट के भी चार एस्पेक्ट्स होते हैं और फ्यूचर के भी चार एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, जिनके संदर्भ में अपन को बात करनी चाहिए। अच्छा, चार जो है देखिएगा, पहला है आपके द सिंपल, या आप इसे कह सकते हैं द इंडेफिनिट, द सिंपल या द इंडेफिनिट। ठीक है, द पास्ट सिंपल, द फ्यूचर सिंपल, द प्रेजेंट सिंपल। ठीक है ना। इसी तरह से अपन कह सकते हैं पास्ट का भी इंडेफिनिट, प्रेजेंट का भी इंडेफिनिट और फ्यूचर का भी इंडेफिनिट। ठीक है, दूसरी अपन बात करें, दूसरा एस्पेक्ट होता है आपके द कंटिन्यूअस।
द कंटिन्यूअस, या आप बात कह सकते हैं द प्रोग्रेसिव, या आप कह सकते हैं द इम्परफेक्ट। ठीक है, कंटिन्यूअस कहो या प्रोग्रेसिव कहो या इम्परफेक्ट कहो, ठीक है, एक ही बात है। तीसरे एस्पेक्ट की अपन बात करते हैं तो निकल के आता है द परफेक्ट, ठीक है। और चौथा होता है आपका द परफेक्ट प्रोग्रेसिव या द परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये चार हैं, वो पास्ट के भी एस्पेक्ट होते हैं, प्रेजेंट के भी होते हैं और फ्यूचर के भी होते हैं। अब इनको दूसरे नाम से क्यों पहचानते हैं या क्यों जानना आवश्यक है, उसके संदर्भ में अपन बात करें तो सिंपल को आप क्या कहते हैं, इंडेफिनिट। क्यों, ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए। सिंपल का मतलब क्या होता है, साधारण, ठीक है, और इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। अब यहां पर देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनको आप सिंपल, जो साधारण है, चाहे भूत हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे भविष्य हो, उसको आप साधारण तौर पर क्यों लेते हैं, क्योंकि उसमें आप एक्चुअली वो कार्य जो है, एक्चुअली केवल आप पास्ट के संदर्भ में बात करेंगे, उनके प्रोग्रेसिव कंडीशन के बारे में या परफेक्शन के बारे में बात नहीं करते हैं। आप जनरली केवल अतीत या वर्तमान या भविष्य की बात करते हैं, तो इसे सिंपल कहा जाता है, ठीक है। और इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, ठीक है। यहाँ पर सिंपल को आप सरल नहीं कह सकते, साधारण होता है, ठीक है ना। और जो सिंपल है उसको इंडेफिनिट आप क्यों कहते हैं, इंडेफिनिट यानी अनिश्चित। ये तो दोनों बिल्कुल अपने आप में अलग अलग चीजें हो गई, ठीक है ना। तो इसका रीजन ये है कि जो टेंस है वो आपको किसके बारे में रिलेशनशिप बताते हैं, टाइम एंड एक्शन, ठीक है। समय और कार्य के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए यहां पर आप किसका अध्ययन करते हैं, टेंस का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, सिंपल पास्ट है या सिंपल प्रेजेंट है या सिंपल फ्यूचर है, उसमें क्या होता है कि जो टाइम है उसका एक्शन के साथ में इन्फिनिटी पाई जाती है, अनिश्चितता पाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए या इस कारण से जो है सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर जो है इंडेफिनिट भी कहलाते हैं। क्लियर। दूसरे में अपन बात करते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है। ये तो आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं, प्रोग्रेसिव, इम्परफेक्ट। देखो, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, जो कार्य चल रहा है, अगर आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो पास्ट प्रोग्रेसिव हो गया, प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो गया, ठीक है। अब यहां पर आपके सामने बात एक ये आती है कि प्रोग्रेसिव जो है उसको इम्परफेक्ट क्यों कहते हैं। देखो, ये क्या है, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या है, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में परफेक्शन शो करता है, ठीक है। परफेक्शन का मतलब होता है कि जो टास्क है वो कंप्लीटेड सिचुएशन में है, ठीक है ना, कंप्लीटेड कंडीशन में है, जबकि जो प्रोग्रेसिव सिचुएशन में है वो अभी क्या है, परफेक्ट नहीं है। वो क्या है, परफेक्ट नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इम्परफेक्ट, अपूर्ण। क्योंकि अपूर्ण है, पूरा नहीं है, इसीलिए तो वो प्रोग्रेसिव है ना। अगर ये परफेक्ट हो जाता है तो ये इसमें चला जाता है, ठीक है ना। और परफेक्शन के साथ में जब कोई टाइम दिया जाए, ठीक है, फाइनाइट या नॉन फाइनाइट जो है, ऐसा समय जो डेफिनेट भी हो सकता है और इंडेफिनेट भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन वास्तविकता यह है कि ऐसा समय दिया जाता है कि अमुक समय में या इस समय जो ये परफेक्शन के साथ में पूर्णता का बोध करते हुए इस समय तक ये कार्य क्या था, टू बी कंटिन्यू था, ठीक है ना, प्रोग्रेसिव था, कार्य जारी था, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने अभी बात की है कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीन टेंस हैं जिनका अपन को अध्ययन करना चाहिए। और वास्तविक बात करें तो पास्ट और प्रेजेंट दो टेंस का अस्तित्व होता है। और एस्पेक्ट्स की अपन बात करें तो इनके चार कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं और उनके अलग अलग क्या क्या नाम होते हैं। टेंस और एस्पेक्ट्स के नाम जाने, अब अपन बात करते हैं
आपके सामने बिल्कुल सरल तरीके से। और जो आपके टेंस 3 है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये आप साथ ही साथ इंडेक्स जो है इस प्रकार से टेबल अपनी नोटबुक में बना लेंगे। बहुत सरलतम तरीके से अपन बात करेंगे प्रत्येक टेंस और उसके एस्पेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कहाँ पे किस किस तरीके से, और उनके साथ में कौन सी जो है फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का यूज़ होता है। बिल्कुल सरलतम तरीके से बात करते हैं। तो पहला जो आपका बॉक्स रहेगा वो प्रेजेंट का, दूसरा है आपके पास्ट का और तीसरा है आपके फ्यूचर का। ठीक है, ये तो हो गए आपके टेंस और ये हो गए आपके एस्पेक्ट्स। पहला हो गया आपका सिंपल या इंडेफिनिट, दूसरा हो गया आपके प्रोग्रेसिव, तीसरा हो गया आपके परफेक्ट और चौथा हो गया आपके परफेक्ट प्रोग्रेसिव। देखो, सबसे पहली चीज ये है कि अपन को इसमें क्या क्या पढ़ना है ताकि अपन फुलफिल जो है नॉलेज गेन कर सकें। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन से टेंस में या कौन से टेंस के कौन से एस्पेक्ट में आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में अच्छी तरह से जानें। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बड़े सरल तरीके से अभी अपन जानेंगे यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ठीक है, अब उसके बाद में दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात अपन पढ़ेंगे जहां से शुरुआत होती है। ठीक है, अपन पढ़ेंगे कि भाई ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके आधार पर अपन ये रिकॉग्नाइज कर पाए कि यहाँ पर कौन सा टेंस जो है यूज होगा या कौन सा टेंस का कौन सा एस्पेक्ट जो है यहाँ पर अपन लेंगे। ठीक है, तो वो होता है आपके, एक तो होता है आपके एडवर्ब्स। ठीक है, यूज ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स के आधार पर अपन क्या आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा टेंस है और कौन सा एस्पेक्ट है। क्लियर? देखो, पहली चीज हो गई आपके एडवर्ब्स। दूसरी चीज है कि टेंस जो है उनके यूसेज जो हैं, कौन से टेंस का यूज कहां पर और किन किन सिचुएशन में इनका यूज होता है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होते हैं टेंस और उसके एस्पेक्ट को जानने में। ठीक है, तो पहला हो गया आपके एडवर्ब, दूसरा हो गया आपके यूसेज और तीसरा जो है एक से अधिक जो एस्पेक्ट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होता है। ठीक है ना, एक टेंस के साथ में किस प्रकार की सिचुएशन में कोई दूसरा जो है एक टेंस का एस्पेक्ट और दूसरा एस्पेक्ट उसके साथ में कहाँ पे आएगा, कैसे आएगा, किन कंडीशंस में आएगा। तो यहाँ पर जो ज़्यादा आप स्ट्रेस देते हैं किन के आधार पर, जो हिंदी पहचान है उनके आधार पर। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप बिलो 8th क्लास स्टैंडर्ड के हैं तो आप हिंदी की पहचान की सहायता से टेंस को समझने का प्रयास करें और 8th और उसके स्टैंडर्ड के बाद 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं या किसी कंपटीशन क्लासेस की जो प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट है उसको इस पर स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से समझना चाहिए, गेन करना चाहिए, जिनके आधार पर टेंस को वो जो है अच्छी तरह से समझ सके। ठीक है, क्योंकि अपन ऐसी भी यूसेज की बात करेंगे, टेंस पढ़ेंगे तो जहाँ पर आपकी जो हिंदी पहचान जो आप रटते हैं या पढ़ते हैं वो कहीं काम नहीं आएगी। ठीक है ना, तो चलिए अपन बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में। ठीक है, तो पहला लेते हैं अपन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का सिंपल या इंडेफिनिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आपके हेल्पिंग वर्ब होती है डज और डू, डज और डू। ठीक है, वैसे अपन ने डू वर्ब्स, बी वर्ब्स और हैव वर्ब्स अगर आपने उस वीडियो को अच्छी तरह से देखा है ना तो कोई समस्या नहीं है। टेंस और उनके प्रत्येक एस्पेक्ट की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को समझना आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, अब देखिएगा डू और डज। ठीक है, पास्ट में आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड और फ्यूचर में होती है आपके शैल और विल। ठीक है, अब यहाँ पर समझने का प्रयास करें। ये हो गई आपकी डू वर्ब्स, डू, डज और डिड। ठीक है, अब देखिएगा डज आपकी क्या होती है, सिंगुलर। ठीक है, डू आपकी क्या होती है, प्लूरल। क्लियर?
और डिड जो है आपके सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में प्रयुक्त होती है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी किसका प्रयोग होगा, डिड का, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में भी किसका प्रयोग होगा, डिड का। ठीक है ना, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ में आप किसका यूज कर सकते हैं, डिड का यूज करें। ठीक है ना, और यहां पे देखिएगा डज तो है सिंगुलर और डू है आपके प्लूरल। अब देखिएगा ये जो डू डज और डिड का जो यूज है वो आपके केवल या तो नेगेटिव सेंटेंस में होगा या क्वेश्चनिंग सेंटेंस में होगा। ठीक है, नेगेटिव या क्वेश्चनिंग सेंटेंस में। ठीक है ना, तो इनको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। ठीक है, डज सिंगुलर, डू है आपके प्लूरल और डिड है आपके सिंगुलर और प्लूरल दोनों, और इनका यूज जो है आप नेगेटिव या क्वेश्चनिंग सेंटेंस में ही करेंगे। क्लियर, तो पहले नेगेटिव और क्वेश्चनिंग सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि नेगेटिव और क्वेश्चनिंग सेंटेंस है तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में आपके सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ में किसका यूज होगा, डिड का। अच्छा, नेगेटिव और क्वेश्चनिंग सेंटेंस में जब इनका यूज होता है तो इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म का यूज होता है। मेन वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म का यूज होता है, मेन वर्ब की बेस फॉर्म का यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। क्लियर, अब यहां पर यह बात समझ में आती है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा। यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा ये जानते हैं, सकारात्मक वाक्य में क्या होगा। ठीक है ना, वैसे अपन ने सेंटेंस के प्रकार भी पढ़े थे तो वहां पर इनके बारे में अपन ने विस्तृत रूप से पढ़ा था। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है, वहां पर आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज डिड का यूज नहीं करेंगे तो वहां पे क्या होगा, देखिएगा हेल्पिंग वर्ब का यूज तो नहीं होगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहां पर क्या आएगा, मेन वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म बेस फॉर्म आएगी और इसके साथ में एस या ईएस का यूज होगा। ठीक है, ये सिंगुलर है क्योंकि अपन बात करते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। जो बेस फॉर्म है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। देखो सिंगुलर कैसी होती है, जब इसके साथ में एस या ईएस ऐड हो जाता है, और जब मेन वर्ब की बेस फॉर्म है और उसके साथ में एस या ईएस एडिड नहीं है तो वो प्लूरल कहलाती है। क्या कहलाती है, प्लूरल। ठीक है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां पे भी होती है वो हमेशा प्लूरल होती है, बहुवचन होती है। ठीक है, और जब उसके साथ में एस या ईएस ऐड कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाती है, सिंगुलर। ठीक है ना, एक वचन बन जाती है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है ना, सिंगुलर वर्ब कैसी होती है, जब बेस फॉर्म में एस या ईएस ऐड कर देते हो। क्लियर, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, मेन वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म का यूज होगा, बेस फॉर्म का यूज होगा। ठीक है ना, जैसे अगर मैं बात करूं दे प्ले, द प्ले, देखिएगा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब कैसी है, प्लूरल। ठीक है ना, ही प्लेज। अब यहां पे देखिएगा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी है, सिंगुलर। ठीक है, अब इसके साथ में एस या ईएस आपने ऐड किया तो ये प्लूरल से क्या बन गई, सिंगुलर बन गई। ठीक है, अब आगे देखिएगा पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, मेन वर्ब की जो पास्ट फॉर्म होती है, मेन वर्ब की पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म उसका यूज होता है। ठीक है ना, अब यहां पर जानना एक चीज आवश्यक है कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का जहां पर भी यूज हो रहा है ना उसके साथ कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, कभी भी किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है जब पास्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का यूज होता है। क्लियर, अब मेन वर्ब की जो पास्ट फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म है ना, वो केवल सकारात्मक वाक्य में आ सकती है, ना तो इसका यूज नेगेटिव सेंटेंस में हो सकता है, ना इसका यूज क्वेश्चनिंग सेंटेंस में होता है। इसका यूज केवल और केवल आपके किस में होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। अब आप ये जान सकते हैं कि मेन वर्ब की जो पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, उसका यूज कहां होता है, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट के केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। इसके अलावा इसका कहीं पर भी यूज नहीं होता है।
ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं अपन फ्यूचर की। तो फ्यूचर में अपने हेल्पिंग वर्ब कौन है, शैल और विल। देखिएगा यहां पर सिंगुलर और प्लूरल नंबर को नहीं देखा जाता, यहां पर पर्सन को देखा जाता है। नंबर दो होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। पर्सन कितने होते हैं, तीन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और बाकी सब के किस में इंक्लूड होते हैं, थर्ड पर्सन में, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन कौन है, आई और वी, उनके साथ में किसका यूज होता है, शैल का। सेकंड और थर्ड पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में किसका यूज होता है, विल का, क्लियर। तो यहां पे ध्यान रखें, अफर्मेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चनिंग सभी सेंटेंसेस में फ्यूचर इंडेफिनिट के क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का यूज होता है, और इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है, प्रेजेंट फॉर्म आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, क्लियर। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब अच्छी तरह से आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो यहां पे देखें, करना क्या है आपको कि जो सिंपल या इंडेफिनिट है, चाहे प्रेजेंट का है, चाहे पास्ट का है, चाहे फ्यूचर का है, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। डू डज के साथ भी हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिड के साथ भी हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, शैल और विल के साथ में भी हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्लियर। अब बात करते हैं केवल सकारात्मक वाक्य की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज का यूज नहीं होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज कर दो, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर दो। सिंगुलर कैसे होगी, जब आप मेन वर्ब की बेस फॉर्म में एस या एस ऐड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अफर्मेटिव में क्या होता है कि बिना हेल्पिंग वर्ब डिड के यूज के यहाँ पर हमेशा मेन वर्ब की पास्ट फॉर्म का यूज होता है, सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, क्लियर। अब बात करते हैं अपन प्रोग्रेसिव, ठीक है। अब देखिएगा प्रोग्रेसिव में है आपके प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में है इज आर एम, पास्ट प्रोग्रेसिव में आपके वॉज वर, और फ्यूचर प्रोग्रेसिव में है आपके शैल बी और विल बी, क्लियर। अब देखिएगा हमेशा एक चीज का ध्यान रखें कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हमेशा, चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव है, चाहे नेगेटिव है, चाहे क्वेश्चनिंग है, यहां पर हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज होता है। ये हेल्पिंग वर्ब वाला जो भी सिस्टम है ना, वो केवल आपके प्रेजेंट और पास्ट, सिंपल और इंडेफिनिट में ही है, और किसी में नहीं है, ठीक है ना। अब देखिएगा इसका यूज किसके साथ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, क्लियर। आर का प्रयोग किसके साथ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, क्लियर। एम का यूज किसके साथ होता है, आई के साथ, क्लियर, ठीक है। वॉज का यूज किसके साथ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। वर का यूज किसके साथ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे शैल बी और विल बी, शैल बी का यूज किसके साथ होगा, फर्स्ट पर्सन के साथ। विल बी का यूज किसके साथ होगा, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ, क्लियर। अब देखो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव और फ्यूचर प्रोग्रेसिव, ठीक है ना। इन सभी में ध्यान रखें हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है। किसका यूज होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ठीक है ना। मेन वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है ना, उसमें आईएनजी लगता है। मेन वर्ब की जो बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, उसमें क्या लग जाता है, आईएनजी लग जाता है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है या पास्ट प्रोग्रेसिव है या फ्यूचर प्रोग्रेसिव है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चनिंग सभी सेंटेंस में क्या होता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब का कंपल्सरीली यूज होता है, और उनके साथ में मेन वर्ब की आपके कौन सी फॉर्म आती है, प्रेजेंट फॉर्म आती है, और उसके साथ क्या लगता है, आईएनजी। प्रेजेंट फॉर्म बेस फॉर्म के साथ में क्या लगता है, आईएनजी, जिसे अपन प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ मेन वर्ब कहते हैं, क्लियर। परफेक्ट में देखिएगा, परफेक्ट में आपके क्या होता है, हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, और हैड आपके पास्ट परफेक्ट की, और शैल, हैव या विल हैव, ठीक है, ये आपके फ्यूचर परफेक्ट की, ठीक है। अब देखो हैज आपके क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव आपके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, हैड आपके सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ,
ठीक है, शैल हैव फर्स्ट पर्सन के साथ और विल हैव सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है। अब देखिएगा जहां पर परफेक्ट है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट है, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट है और चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट है, इसमें हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का यूज होता है। किसका यूज होता है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ठीक है ना। मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसका यूज होता है, ठीक है ना, जो भी परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा हैज हैव दो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब हैज सिंगुलर के साथ आएगी, हैव प्लूरल के साथ आएगी और इनके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का यूज होगा। अब यहाँ पे देखिएगा पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? सिंगल हेडेड। पास्ट परफेक्ट की भी हेल्पिंग वर्ब क्या है? सिंगल हेड। तो ध्यान रखें जिस टेंस के एस्पेक्ट की सिंगल हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी उसका यूज होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में भी उसी का यूज होना है, ठीक है। और ये आपके फ्यूचर में सिंगुलर प्लूरल नंबर को नहीं देखा जाता, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन को देखा जाता है। अब बात करते हैं अपन परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपका हैज बीन, यहाँ पे हो गया आपका हैव बीन, क्लियर। यहाँ पे हो गया आपका हैड बीन, ठीक है। यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा? शैल या विल तो है, ठीक है, और उनके साथ में क्या लगेगा? हैव बीन। क्या लगेगा? हैव बीन, ठीक है। अब देखिएगा हैज सिंगुलर था तो यहाँ पे भी हैज बीन किसके साथ में आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैव प्लूरल था तो हैव बीन किसके साथ होगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। हैड सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ में प्रयुक्त हो रहा था ना, तो हैड बीन भी आपके सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ में प्रयुक्त होगा, ठीक है। शैल हैव बीन किसके साथ आएगा? फर्स्ट पर्सन के साथ। विल हैव बीन किसके साथ आएगा? सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, क्लियर। अब देखो जहां पर परफेक्ट के साथ क्या लग रहा है? प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो यहाँ पे ध्यान रखना जहां पर केवल प्रोग्रेसिव है या परफेक्ट के साथ प्रोग्रेसिव है, वहां पर आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का यूज होगा। मेन वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ में क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा, क्लियर। तो यहाँ पे देखो कितनी आसानी से और सरलता से आप समझ सकते हैं। देखो पहले देखिएगा फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर का सिंपल या इंडेफिनिट, यहाँ पर क्या है? शैल या विल। प्रोग्रेसिव में क्या हो रहा है? शैल विल के साथ क्या लग रहा है? बी। परफेक्ट में शैल और विल के साथ क्या लग रहा है? हैव। और परफेक्ट प्रोग्रेसिव में शैल और विल के बाद हैव बीन लग रहा है, क्लियर। याद हो गया? पहले में शैल विल, दूसरे में बी लग रहा है, तीसरे में हैव लग रहा है और चौथे में हैव बीन लग रहा है, ठीक है। शैल का यूज किसके साथ हो रहा है? फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ। विल का यूज किसके साथ में हो रहा है? आपके सेकंड और थर्ड पर्सन, क्लियर। कोई ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज, ठीक है। डज आपके सिंगुलर है, डू आपके प्लूरल है और पास्ट इंडेफिनिट में डिड है, ठीक है। जहां पर हेल्पिंग वर्ब एक है उसमें क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, दोनों के साथ में उसका यूज होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज है ना, यही समझने लायक है। क्या समझने लायक है? कि सकारात्मक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज का यूज, डू डज और डिड का यूज नहीं होता है। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है सकारात्मक वाक्य में एक वचनकर्ता के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दो, ये कॉनकॉर्ड सिस्टम लागू हो जाएगा। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? प्लूरल होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपके क्या होता है कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसका यूज होता है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, पास्ट फॉर्म का यूज होता है। और ये केवल यही होता है और कहीं भी नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे कई बार क्या होता है कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है सेम होती है, ठीक है। जैसे अपन कैसे पहचानेंगे कि पुट पुट पुट, फर्स्ट फॉर्म भी तो पुट होती है, सेकंड फॉर्म भी तो पुट होती है, थर्ड फॉर्म भी तो पुट होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में पुट्स आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में पुट आएगा, ठीक है। और वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना। अब देखो सेकंड और थर्ड फॉर्म के बीच में
क्या डिफरेंस है कि उनके यूज से अपन को पता चलेगी ये तो सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म वो होगी जो कभी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आएगी। सेकंड फॉर्म जहां पर भी आएगी वहां पर कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी कभी भी, क्योंकि इंग्लिश में टोटल हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है? 24 होती है, प्राइमरी 11 और मॉडल्स 13। ठीक है, तो ध्यान रखना सेकंड फॉर्म किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आएगी और थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं आएगी। थर्ड फॉर्म का यूज बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं होता है, जबकि सेकंड फॉर्म का यूज हमेशा बिना हेल्पिंग वर्ब के होता है। क्लियर? अब अगर सेंटेंस नेगेटिव या क्वेश्चनिंग है तो यहां पर आपको क्या करना है? डू डस डिड का यूज होना है। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ में डिड आना है और सिंगुलर के साथ डस और प्लूरल के साथ डू। ठीक है, डू डस डिड का यूज जहां पर होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उनके बाद हमेशा मेन वर्ब की बेस फॉर्म आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर? प्रोग्रेसिव जो है आपके इज आर एम वॉज वन। ठीक है, प्रोग्रेसिव में चाहे वो केवल प्रोग्रेसिव है चाहे परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, वहां पर मेन वर्ब हमेशा याद रखना प्रेजेंट पार्टिसिपल आती है। ठीक है ना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। ठीक है, अब इज आर एम तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की हो गई, वॉज वर पास्ट प्रोग्रेसिव की हो गई। ठीक है, परफेक्शन कौन शो करती है आपके? हैज हैव। ठीक है, और हैड पास्ट परफेक्ट। ठीक है ना, और इनके बाद में जब बीन लगता है तो ये आपके परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो जाता है। ठीक है, तो परफेक्ट में हैज बीन हैज और हैव हो गया, परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हैज बीन हैव बीन हो गया। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट में हैड है, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में क्या हो जाएगा? हैड बीन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बातें हुई आपके तीनों टेंस और उनके जो चार चार एस्पेक्ट्स होते हैं, उनके हेल्पिंग वर्ब कौन सी कहां पर कैसे प्रयुक्त होगी और हेल्पिंग वर्ब के साथ में कौन सी मेन वर्ब का यूज या फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का यूज होगा। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करेंगे कि उनकी जो पहचान है, ठीक है ना, एडवर्ब्स। ठीक है, और एडवर्ब्स के बाद में अपन बात करेंगे किसके बारे में? उनके यूसेज के बारे में कि कौन से टेंस का अपन यूज है वो कहां पे करेंगे।